जय जिनेंद्र, प्रणाम। सभी सुख शांता में है। मेरा वॉइस क्लियर है? सबको सुनाई दे रहा है? एक थम्स अप कर दीजिए जस्ट टू मेक श्योर कि वॉइस क्लियर है, ताकि पता चल जाए कि वॉइस क्लियरली आ रहा है। ओके। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो ऑन कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो ऑन करके क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके, मेहुल भैया आप ज्वाइन कर लिए। मेहुल भैया आप यहाँ पे है? मेहुल भैया के लिए हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तब तक हम एक नौकार से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद नौकार। तब तक मोस्टली मेहुल भैया ज्वाइन कर लेंगे। मेहुल भैया आप आ जाए तो एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए, ताकि वी आर क्लियर कि आप ज्वाइन कर लिए क्लास। ओके। मेहुल भैया आप अनम्यूट कर दीजिए। मेहुल भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेहुल भैया अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, सुनाई दे रहा है मेहुल भैया? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। ओके, परफेक्ट। तो वी विल स्टार्ट, विल नॉट वेस्ट टाइम। क्विकली हम एक नौकार से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गिव इट टू मेहुल भैया डायरेक्टली। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर लें प्लीज। इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट कि सब लोग वीडियो में आ जाएं, ताकि डायरेक्ट कनेक्शन संपर्क रहे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। वी आर गेटिंग बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे सेशन है कि वीडियो ऑन करके स्टार्ट। तो नौकर के लिए हम, जैसे पिछले क्लासेस में हमने जाना था, अलग अलग मुद्राओं से नौकार हम कर सकते हैं। एक मुद्रा को हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड है। ये मुद्रा जिसको हम समान मुद्रा कहते हैं, जो आजू बाजू का एनर्जी को रिस्टोर करता है। नेक्स्ट नमस्कार मुद्रा, ये हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए होती है एक्चुअली। तो आप तीनों मुद्राओं में से कोई भी एक मुद्रा के अंदर आप बैठ सकते हैं। एंड एक एक नौका हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सब लोग हाथ जोड़ लें एंड वीडियो ऑन कर लें। हो सके तो आंखें बंद कर लें एकदम। नमो हरिहंताणं, नमो सर्वसिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैजयाणं, नमो लोहि सर्वस्वाणं, ऐसो पंच नमकारो सर्वपाप विनाशनो मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच आज टू स्टार्ट विद एसएफएम के चैनल पे वी हैव और वंडरफुल अमेजिंग मेहुल भैया अपने क्लास में ज्वाइन किए हैं। मेहुल भैया का बैकग्राउंड बेसिकली इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। एंड उन्होंने बहुत सारे टॉप एमएनसीज के अंदर ही हैज वर्कड इन डिफरेंट एमएनसीज इनटू डिफरेंट फील्ड्स एक्चुअली। सो फर्स्ट वार्म वेलकम टू मेहुल भैया। एक बार जोर से सब लोग, कैन वी ऑल क्लैप प्लीज? कम से कम आवाज जय अपने आप जिनेंद्र एवरीवन। रहेगा, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू फील द वाइब्रेशन। ताकि जब हम क्लैप करते हैं, जैसे पिछली क्लासेस में मैं बताया, क्लैप करते करते 0.001 इंच अपना जो बैठने का पोजीशन है वो ऊपर हो जाता है। एंड प्लस सभी बॉडी के नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मेहुल भैया का बैकग्राउंड इज फ्रॉम प्रोफेशनली इंजीनियर। एंड देन उन्होंने बहुत सारे अपने बेस्ड ऑन इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही सॉ
लॉट ऑफ थिंग्स की जो हिंसा हो रही थी, एंड ही वाज नॉट एबल टू इवन बैट थिंग्स आउट, सो ही टुक अ ब्रेक। उन्होंने कॉर्पोरेट फील्ड से ब्रेक लेके ही हैज कम डाउन इनटू कंप्लीटली गो सेवा के अंदर, वहाँ का प्रोडक्ट को वो डेवलप करके, अंडरस्टैंड करके, एक्सपेरिमेंट करके, ही इज नाउ टेकिंग टू एवरी डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली। तो मेहुल भैया यहाँ पे आए थे चेन्नई के अंदर, उन्होंने यहाँ पे बहुत जगह पे ऑफलाइन क्लासेस करे हैं, रिलेटिंग टू यतना, रिलेटिंग टू food, relating to go seva, सब कुछ combination. So he is a, I would tell, he is an epitome of knowledge. And ये first session रहेगा after very long break in मुकेश my, अंकल, sorry, अरे आप इतनी तारीफ क्यों करते हो? मैं भी तो अरे सीख ही भाई रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। नहीं, वो तो सीखते रहेंगे, सब लोग सीखते रहेंगे। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, सो दिस क्लास इज कम्प्लीटली, मेहुल भैया बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने भी उनका क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन मिस कर दिया, तो आई एम एज गुड एज वेरी क्यूरियस एज एवरीबडी ऑनलाइन, कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड जानने को मिलेगा। मेन थिंग इज दैट वी कैन इम्प्लीमेंट लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, जो मेहुल भैया हमको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो ये क्लास अप टू 9:50 तक चलेगा विद मेहुल भैया के साथ। लास्ट 10 minutes we'll open up for question answers, and accordingly हम आगे का क्लासेस भी करेंगे। So with not much taking time, I will hand it over to the wonderful, amazing magician Mehul Bhaiya. Mehul Bhaiya, welcome to the class. अंकल थोड़ा आवाज कम क्यों आ रहा है? मैं अभी ज्यादा क्लियर है हैंडी मेहुल नहीं वो भैया? प्रोडक्ट से। हाँ, आप अभी स्टार्ट कर सकते अच्छा ठीक है। जय जिनेंद्र एवरीवन। हैं। जय जी। वैसे स्पीकर जैसा काम मैंने कभी किया नहीं है, बस मैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए सोचता हूँ कि अपन कुछ बोले समझाए। वो कोई लोग बाद में भूल जाए कुछ पूछना तो। आप मेहुल भैया, आपका आवाज कट होके होके आ रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। सीमलेस हो जाए तो अच्छा रहेगा। एंड सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीडियो में आएंगे, इट बी अ ब्लेसिंग। तो हाँ मेहुल भैया, आप म्यूट करके बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके कर दीजिए, या फिर मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूँ, एक सेकेंड। मेहुल भैया, आप अनम्यूट कीजिए अभी, यू कैन स्पीक। हो गया। रेडी? आ, तो बेसिकली मेरा एजुकेशन बीटेक फूड है। इंजीनियरिंग किया था बीटेक फूड में। और फिर उसके बाद में थोड़ा डाइटिशियन का भी किया था मैंने, हैदराबाद सिकंदराबाद से, वो ओस्मानी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो इसके पीछे कारण ऐसा था कि बचपन से हमारे घर में थोड़ा यत्ना का वातावरण रहता था, और स्कूल में जाता था तो वहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ। तो वो लोग कहते थे तुम शाकाहारी लोग कमजोर होते हो। तो वो एक थोड़ी बात बैठी थी दिमाग में कि शाकाहारी कमजोर कैसे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वो फिर रास्ते निकालता गया, और फिर मैं शाकाहार में ही, मतलब मेरा डाइट थोड़ा-सा वैसे बनाते गया। और आगे स्कूल लेवल पे फिर मैं मैराथन में 2 बार फर्स्ट आया। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं 400 मीटर्स में यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता था, लॉन्ग जंप में भी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता था। तो जो मैंने चेंजेस बचपन से रखे थे शाकाहार में, डाइट चेंज, मैंने कोई नया प्रोटीन पाउडर भी नहीं लिया था। तो ऐसी जर्नी थी मेरी। और उस जर्नी के अंदर 2005 के टाइम में मम्मी को कैंसर हुआ था। तब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। उस समय बहुत सी बातें ऐसी समझ में आई। डॉक्टर ने बोला था कि आप दवाई ले रहे हो लेकिन फिर भी चांसेस 3 महीने के ऊपर नहीं है। उस समय आयुर्वेद से जुड़े रामदेव बाबा, राजू भाई दीक्षित के कुछ सेशंस किए। और फिर उसमें मैं सोचने लगा कि अच्छा ऐसा भी है तो ऐसा करके देखते हैं। उस समय फिर 1 महीने के अंदर ही मम्मी के सारे दवाइयाँ बंद कर दी थी। मम्मी भी पक्की थी, मम्मी ने बोला मेरे को नहीं लेना दवाई, ऐसे भी दवाई लेके हम घर में सो ही रहते, तो उससे नहीं लेके सारा काम-काज करेंगे। रोज़ गौशाला में जाती थी, फिर राजू वैद का वीडियो देख के मम्मी हो गई थी थोड़ी तैयार। तो रोज़ 3 घंटा गौशाला जाती थी, वहाँ पे एक्सरसाइज करती थी, 108 वंदना करती थी।
और मम्मी आज भी है। हो गए, दवाइयाँ नहीं ली, तो वो उस समय से जो थोड़ा पढ़ाई चल रही थी, वो पढ़ाई करते-करते एक-एक चीज़ कि नेचुरली हम अपनी बॉडी को ही सारा हीलिंग दे सकते हैं। जो मुकेश अंकल कहते हैं कि विद लाइफ विदाउट मेडिसिन, वो तब से मैं सीखना चालू हो गया। कुछ-कुछ कंटेंट आता था, दिमाग में जाता था, वो पढ़ाई होते-होते फिर आगे सोचा कि अपन फूड में ये जानकारी क्यों नहीं लेते, आगे इंजीनियरिंग इसमें कर लेते। तो फिर फूड इंजीनियर करने का भी प्रोफ़ेसर को बोला था कि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं जानूँ हर तरह का फूड कैसे बनता है, कैसे स्टोर होता है, उसमें कहाँ-कहाँ गड़बड़ है, ये सब जानने के लिए प्रोफ़ेसर बोले, "आप जो भी करो, आप आ रहे हो तो सीखो।" तो फिर वही एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद में सोचा नौकरी करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर जॉब पकड़ी एमएनसी में। वहाँ पे मेरा पहला जॉब था मैंगो प्रोडक्ट में, मैंगो पल्प सप्लाई करने का काम था। हमारी इंडस्ट्री बेसिकली मैंगो खरीद के उसका पल्प बना के कोका कोला, पेप्सी, रामदेव बाबा जी के पतंजलि को पेपर प्लांट होते-होते मैंने लगभग 18 प्लांट्स कर लिए, फूड प्लांट्स। ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने केचअप में भी काम किया था, पिकल्स में भी काम किया, फिर इंस्टेंट मिक्सेस जो गुलाब जामुन वगैरह बनते हैं पाउडर से, वो भी काम किया। तो ऐसे काम करे हैं। तो हाँ, थोड़ा कनेक्शन हो रहा है प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेन्नई का मेरा सेशन देखा था। मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रहेगा। चेन्नई में बहुत जन हैं, बट लेकिन हमको आई मीन लाइक चांस नहीं मिला कि आपका सेशन डायरेक्टली अटेंड करें। तो चलेगा, एवरीबॉडी दिस इज द फर्स्ट क्लास है मोस्टली। तो सब ऐड ही करते हैं, वहाँ पे जो हुआ था वो भी यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। अ, तो ये मेरा पहला प्लांट था, तो पहले प्लांट का पहला एक्सपीरियंस, मैंगो सीज़न चल तो रहा था, मैंगो सीज़न के अंदर देखा कि मैंगो इतने सस्ते मिल रहे हैं। अ, आप लोगों के इधर मैं काम करने आया था चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, तिरुपति, चित्तूर उस साइड में ही आया था। मैंगो आपकी तरफ क्या रेट मिलता है? आप लगभग 400-500 रुपए डज़न वाला आम खाए होंगे। हमको आम मिलता था ₹50 किलो से, मैक्सिमम। हमने ₹22, ₹26 ऐसे भी खरीदा है। वो आम हम प्रोसेस करते थे। फिर आपके उधर तोतापुरी आम आता है, तोतापुरी आम हम ₹4 किलो से खरीदते थे। तो एक पहला एक्सपीरियंस ये हुआ कि वहाँ पे कंपनी में जैसे-जैसे थोड़ा बारिश का सीज़न आता है, उस समय आम की कंडीशन ये होती है। आप देख पा रहे हैं आम कैसा है? आम अच्छे से दिखा आपको, फ़ोटो दिखा? मे बी और एक बार बताइए मेहुल भैया, वो मेरे को तो क्लियर नहीं हुआ था। तो मे बी थोड़ा सा ऊपर करके बताएंगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ, ओके, फाइन, राइट। ओके। शायद लाइट लगाने से होगा वो। हाँ। ओके, तो मच ये बेटर। तो हमारे हमें मोबाइल्स अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी एक दिन मैं मोबाइल लेके चला गया और वो फ़ोटो मेरे पास रह गया। आम की ये कंडीशन थी। इसमें सॉर्टिंग के लिए आपको दिख रहा है कि लेडीज़ खड़ी है, लेकिन वो लेडी कंटिन्यू 12 घंटे कितने आम सॉर्ट कर पाएगी? क्वेश्चन मार्क है।
नहीं कर पाएगी। मैंने थोड़ा-सा पावर लगा के 20 लेडीज़ और बढ़ा के सॉर्टिंग करी थी, तो 1 घंटे में 4 ट्रैक्टर भर के कचरा निकला था। तो वो कंपनी वाला जो था, मतलब हम जॉब वर्क कराने गए थे, तो वो ओनर जो था, वो ओनर को हार्ट अटैक आ गया कि आपने 1 घंटे में इतना रिजेक्शन कर दिया, हमारी कंपनी कैसे चलेगी? वो लिटरली आया था देखने, लेकिन वहीं पे नीचे गिर गया, मेरा ये काम देख के। फिर उसने बोला, "साहब आप ये ऐसा क्या कर रहे हो?" फिर हमने वो वहाँ पे तो रिजेक्ट किया था, लेकिन ऐसा चलता है। हमारी कंपनी में भी ऐसा चलता है, लेकिन हम दूसरों को जाके ऐसा बताते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं चलता। ये मेरी कंपनी का भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी में चलता था, लेकिन अब वहाँ जॉब वर्क कर रहे थे, तो उसको हमने टाइट किया। ये तो आम का हुआ। आम में ये तो एकेंद्रीय दिख रहा है, एकेंद्रीय बेंद्रीय दिख रहा है कि इनकी हिंसा हो रही है। लेकिन आगे बारिश के मौसम में मेंढक, सन्नी असन्नी मेंढक निर्माण कंडीशन होती है। आपके उधर तो सीज़न खत्म होता है, लेकिन हमारे जलगाँव में भी आम आता है लगभग 12। मेहुल भैया, थोड़ा साउंड इन एंड आउट आ रहा है, तो शायद वापस आपको रिपीट करना पड़ेगा एक और बार। तो सभी ऑडियंस से एक ही रिक्वेस्ट है कि दिल थाम के बैठिए, बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली है, एंड आई एम श्योर दैट धीरे धीरे बाई एंड ऑफ द ए क्लासेस के अंदर विल स्टार्ट टू लिव ओनली विद वाटर एंड एयर एक्चुअली। तो वही गोल और ऑब्जेक्टिव रहेगा जब तक मेहुल भैया आए। एक बार मेहुल- मुकेश अंकल मेरे को अनम्यूट नहीं करते आ रहा है, आपकी तरफ हाँ से ही हो हो रहा गया, है। आपको एक बार वापस रिपीट करना पड़ेगा मेहुल भैया। हाँ, तो मैंगो सीज़न का मैं बोल रहा था, पहला वो किस्सा हमारा कि उस समय सन्नी बहुत से मेंढक निर्माण हो गए थे। रोज का 1200-1300 टन मैंगो हम खरीद रहे थे। तो वो ट्रकों से आ रहा था। ट्रकों के नीचे मेंढक मर रहे थे, लेकिन किसी को ये फुर्सत नहीं थी कि डेब्रिस उठा ले या जिंदे मेंढक ना आए उसकी कोई व्यवस्था करे, क्योंकि सबको मैंगो फटाफट खरीदने थे ताकि खत्म ना हो जाए। बहुत सस्ते मिल रहे थे उस समय, 12-13 रुपए किलो आम आ रहा था जलगांव में। तो ऐसी कंडीशन थी कि आप मेंढक पे बिना पैर रखे आगे नहीं चल सकते। ऐसी कंडीशन हमारे प्लांट में हुई थी। उस समय बहुत बुरा लगा था। तो ये तो एक किस्सा हो गया। ऐसे बहुत से किस्से हैं, लेकिन ये मेन जो थोड़े हाइलाइट करके बोलता हूँ मैं, ये ऐसे है। इससे बुरे-बुरे भी है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बता पाते। अ, मैंगो में हुआ, फिर मैंगो तो यहाँ पे पंचेंद्र की हिंसा हो गई मैंगो में। आगे आपको आप क्या-क्या सोच सकते हो? मैं थोड़ा इंटरैक्ट करता तो और भी आपसे जान पाता। आप क्या समझते हैं, वो समझ में आता कि फिर आपको मैं उसके ऊपर बोलता। लेकिन ठीक है, अभी ये एक किस्सा ऐसा तो था, फिर स्पाइस इंडस्ट्री में गया। मैं वहाँ पे 4 साल मैंगो में किया, फिर वहाँ से ही अगले स्पाइस प्लांट में ट्रांसफ़र हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी गड़बड़ करने लग गया था, नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, ये बराबर नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं चाहिए। मेरा एक्चुअली रोल एग्ज़ीक्यूटिव का था। मतलब किस चीज़ को कैसा होना चाहिए, क्वालिटी चेक भी करना, पास करना है। तो उन लोगों को लग रहा था कि ये गड़बड़ करेगा, प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, स्पाइस में गया, स्पाइस में अ, कोरिएंडर ओनिया क्या बोलते हैं, धनिया पाउडर को ध धनिया पाउडर होता था, जीरा पाउडर होता था, ओनियन पाउडर होता था, अदरक का पाउडर, हल्दी का पाउडर, बहुत से स्पाइसेस हो रहे थे। उसमें आपके सामने मैं 2 रखता हूँ, जिसमें कोरिएंडर पाउडर बनाना था, उसमें धनिये डंप हो रहे थे। लगभग 8 टन पर आवर धनिया पाउडर बनाना टारगेट था। तो आप सोचो, आदमी किस स्पीड से फटाफट धनिया डालेगा उसके अंदर, हॉपर में। वो कट करा डाला, ऐसे चल रहा था। ऐसे ही घूमते-घूमते गया मैं वहाँ पे, देखा तो वो हॉपर के अंदर 8 चूहे, 7 बच्चे और उनकी माँ, वो पड़े हुए थे। इमरजेंसी स्टॉप करके उनको बाहर निकाला, तो उस प्लांट का इंचार्ज भागते हुए, "अरे! प्लांट रुक गया, ऐसे कैसे हुआ?" आया, उसने देखा है चूहे पड़े हैं, तो उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि इनको उठा के कहीं ले जाए, उसको लगा कि ये वापस शुद्धि में आ जाएँगे और भाग जाएँगे। इसलिए उसने कोई भी टाइम ना लगाते सीधा डाय मारी उनके ऊपर, और वो 8 जीव उसके छाती के नीचे दब के मरे।
ये मेरे सामने की जो घटना है, बिल्कुल वहाँ मैं कुछ करूँ उसके पहले उसने डाई मार के उनको खत्म कर दिया। अब उस जगह पे था इसलिए ये दिखा। इसके अलावा भी डंपिंग तो इसी स्पीड से होती है। और क्या-क्या आता है? अब ये तो जीव हिंसा की बात हो गई। एक आप लोगों में से कोई स्पाइस इंडस्ट्री में या स्पाइस का काम जानता होगा, तो ये जानते हैं कि कोरिएंडर में 5 है वो 5% जाता है तो और अच्छा फाइबरस आता है पाउडर। ये भी चलता है। मिलावट के तौर पे देखा जाए तो ये भी इसमें हिंसा नहीं लेकिन ये मिलावट में ये भी चलता है। फिर अदरक में अदरक मेहुल भैया आपका आवाज़ कट हो गया। अ, ऐसा हुआ तो मुकेश अंकल आप जल्दी अनम्यूट करो। हाँ, 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 ठीक है। हाँ, तो ऐसा था फिर ये कोरिएंडर का हुआ, फिर अदरक का मेरा उस टाइम पे काम ओनियन पैकिंग का था मतलब मैकडॉनल्ड्स के लिए हम ओनियन के चॉप पैकिंग कर रहे थे, लेकिन वो प्लांट में बाहर भी किसी को कोई लगता था टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते थे मेरे पास, तो मैं ऐसे ही देख लेता था। उस समय फिर अदरक अदरक वाले एरिया में गया तो वहाँ पे डंपिंग चल रही थी अदरक की। अदरक की डंपिंग चलती देखा तो मैंने देखा बाहर इल्लियाँ क्यों गिरी है? बेइंद्रेजू जो चलते लड जैसे, वो चल रही थी। फिर अदरक का कंडीशन देखा तो अदरक ₹11 किलो से आया था, उस समय मार्केट में ₹70 किलो चल रहा था, हमारे पास ₹11 किलो आया था और उससे इल्लियाँ बाहर आ रही थी और वो अदरक डंप हो रहा था सीधा ड्रायर के अंदर। ड्रायर का टेम्परेचर होता है लगभग 70-80 डिग्री सेल्सियस। इधर एक तरफ से अदरक गिरता है, दूसरी तरफ से सीधा पाउडर होके बाहर आता है। अराउंड 2.5 आवर्स का वो साइकिल रहता है। इतना बड़ा लंबा ड्रायर होता है, 100 मीटर लंबा ड्रायर। एक तरफ से इनपुट होगा, एक तरफ से आउटपुट होगा। उसके अंदर वो इल्लियाँ भी गिर रही थी। वहाँ का मैनेजर भी जैन था, उसको बोला, "भई तू जैन है, ये कैसे कर रहा है?" बोले, "भई लाने वाला भी जैन है, मैं भी जैन हूँ और क्या फ़र्क पड़ रहा है, इल्लियाँ गिर रही है तो प्रोटीन बन जाएगा।" ये ये सेंसिटिविटी इस लेवल की होती है फूड इंडस्ट्री में क्योंकि वो देख-देख के दिल मर जाता है। फिर वो ज़्यादा ज़्यादा देर मैं भी नहीं देख पाया, मैं भी अलग रहता था थोड़ा, बस मैकडॉनल्ड की पैकेजिंग में ध्यान देता था। फिर ये तो हुआ सीधा-सीधा फूड फूड में जो दोष लग रहा है। इसके अलावा आप फूड इंडस्ट्री का सोचो जैसे ऑटोक्लेव हमको लगाना था, चाइना से आया था, तो उसके इंजीनियर्स आए थे, इंजीनियर्स की डिमांड थी कि हमको बीफ खाना है। अब ये उनको सिखाना था मेरे को 2 दिन उनको सिखाया। वो जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे मैनेजर ने उनको बाहर किसी होटल में ले जाके बीफ खिलाया था। तो वो ऐसा लगा कि यार अपन किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा लगने लग गया था। अब दोष तो लगेगा, अपन ने नहीं खिलाया, अपनी कंपनी वालों ने खिलाया लेकिन अ, कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ है अनर्था दंड उसमें भी। फिर आगे अब ये तो हुई लेकिन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी चलनी है तो सब कुछ होगा ऐसा हमारा मानना भी रहता है। लेकिन कंपनी बहुत से लोगों को घर चलाती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, ये एक पॉज़िटिव बात लगती है आपको। मतलब नॉर्मल इंसान को लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। लेकिन वहाँ पे 4,000 लगभग लेडीज़ काम करते थे। लेडीज़ में से 90% लेडीज़ ऐसी होती थी मतलब फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी की। तो मतलब जो पे स्केल होता है ना, उसके हिसाब से कैटेगरीज़ रहती है। 4th लेवल की जो होती है, उनको तो पेमेंट अच्छा होता है, वो थोड़ा सेफ रहती है। फर्स्ट, सेकंड लेवल की लेडीज़ का तो जीना बहुत मुश्किल है, इंडस्ट्री में। मतलब हमारे यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन थी कि वो 8 दिन भी वर्जिन रह जाए, तो वो जीत गई।
तो सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी कंडीशन देखी हुई है, वो बुरा लगता था। मैं वहाँ से बार-बार सरकता था। मेरे 8 साल में 18 ट्रांसफर्स ऐसे ही मेरे हो गए अलग-अलग फूड प्लांट्स में। तो ये तो बातें थी। स्लेवरी जो कहते हैं स्लेवरी, उस तरह का भी काम देखा हुआ है, क्योंकि मैन पावर लोकल वाली तो इतना काम नहीं कर पाती, 24-24 घंटे कंपनी चलानी है। मुकेश अंकल आप दिख नहीं रहे। दिख रहा हूँ, मैं हूँ मेहुल, आई कैन हाँ, हियर यू। हाँ। तो ह्यूमन स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब तरह के काम इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो सिंपल एक मानना मेरा बन गया कि भई किसी भी बड़ी कंपनी का, बड़े ब्रांड का लेना मतलब सारे दोष हमारे पास आ रहे हैं। इवन शेयर मार्केट भी मैं वहाँ सीखा था, लेकिन शेयर्स में भी मैंने सोचा कि ऐसे शेयर्स लेने में हम भी तो हिस्सेदार बन रहे हैं, हम भी तो उन उस पापों का हिस्सेदार बन रहे हैं। तो धीरे-धीरे फिर वहाँ पे मन उतरने लगा। फिर एक अच्छे दोस्त से दोस्ती हुई, जो गाय पालता था। कंपनी में रहते-रहते मैंने न्यूट्रिशन का भी सीख लिया था, कोर्स कर लिया था। तो मेरे जो साथ में वर्कर्स रहते थे, उनको मैं चाहता था कि वो बीमारी की वजह से लीव ना लें, तो मैं उनको सादे सिंपल-सिंपल तरीके से ठीक करना चालू कर दिया था। कंपनी को वो भी बुरा तो लगता ही था, लेकिन चल रहा था। फिर आगे चल के मैंने भी 2 गायें ली, मतलब हम दोनों ने मिलके अलग से चालू किया, 2 गाय रख के काम करना चालू किया। उसके साल भर बाद में कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ते वक़्त मैं ओनियन में काम कर रहा था, ओनियन पाउडर बना रहा था। वो भी लगता था कि अपन जैन होके ओनियन पाउडर बना रहे हैं। लगभग रोज़ का 300-400 टन ओनियन आता था। एशियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन है हमारी कंपनी। उतना ओनियन लगभग 30-40 फीट से ओनियन गिरता था और नीचे कटर्स रहते थे। कटर्स में से गिरते-गिरते वो नीचे आते-आते 5 एमएम का कट होके गिर जाता था। तो ये लगता था कि अनंत काय ऐसे कट-कट के गिर रहे हैं अपने आँखों के सामने और अपन यहाँ देख रहे हैं। तो वो मेरा आखिरी प्लान था, लेकिन वहाँ रहते-रहते ही फिर मैंने लिस्ट बनाई थी। मैं ऐसे ज़्यादा काम में ध्यान नहीं देता था। मैंने बैठे-बैठे पढ़ाई की, क्या वेजिटेरियन क्या ये कुछ मैं भी जानता था, कुछ बाकी इंडस्ट्रीज़ में मेरे दोस्त लोग थे, उनसे ही पता किया, ऐसा करके मैंने ऐसे लिस्ट बनाई। ये आपको पीडीएफ भी दूँगा। ऐसे 4 पेजेज़ की लिस्ट मैंने बनाई कि किस-किस प्रोडक्ट में क्या किस-किस तरह से हमको दोष लग रहा है, जिसमें ज़्यादातर गौ हत्या का दोष लग रहा है, ये मेन था। बाकी एनिमल्स का भी उसमें एडेड है, कॉस्मेटिक्स हो या मेडिसिन्स हो या हमारे रोज़ के आइटम्स जैसे टूथब्रश है या खेलने खेलने वाली चीज़ें हैं या रेगुलर यूज़ वाली जो भी चीज़ें हैं, सारी लिस्ट मैंने बनाई बैठ के। तो ये सब है। इतना सब देख के फिर आखिर में निकल गया। निकलने के बाद जो 2 गाय हमारी थी, उनको सँभालना चालू किया और अचानक से कोरोना का लॉकडाउन हुआ। लोग गौशालाएँ बंद करने लगे। तो हमने सोचा ये तो अब मौका है। लोग बंद कर रहे थे, हम गाय बढ़ा रहे थे। 2 गायों से 120 गायें 6-7 महीने में ही हो गई। लेकिन फिर इनकम का बात आ गई कि अभी चलाएँगे कैसे? इनकम कैसे करेंगे? उस समय तो चारा था, चला रहे थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे खत्म होना था। गाय तो खाती है रोज़ का 20 किलो एक गाय आराम से खाती है। फिर उस समय सीखे और गौमूत्र अर्क बनाना सीखे। मशीन भी हमने खुद ही डिज़ाइन कर ली अर्क बनाने की। फिर कंडे बनाने लगे, कहीं से पता चला कि कंडों के ऊपर बॉडी खत्म करने का काम करते हैं। तो फिर बॉडी खत्म करना, शमशान में मैं खुद जाके बॉडी खत्म करना चालू किया। उस समय हमको 7,500 रुपए एक बॉडी के मिलते थे। अ, खोबरा लगता था, रंगोली, शमशान में रंगोली निकालने का भी काम तब सीखा मैं। इस ऐसा कर के गौशाला आई फिर, लेकिन मैंने नौकरी वापस नहीं पकड़ी। बोला नौकरी तो करनी ही नहीं है। फिर वही
कोरोना के टाइम में फिर और अच्छे-अच्छे लोग जुड़ते भी गए। हम अच्छा काम कर रहे थे तो और भी अच्छे लोग जुड़ते गए। कोरोना में लगभग 4 तरह के ट्रीटमेंट्स हमारे पास आ गए कोरोना के। ₹20 से लेके 5,000 तक की ट्रीटमेंट थी। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को हमने कोरोना से बाहर निकाला। उसमें भी कुछ लोग और जागरूक हो गए और प्रेरित हो गए और गौशाला में जुड़ने लगे। ऐसे करते-करते गौशाला बढ़ गई। फिर प्रोडक्ट्स चालू हो गए। अभी हमारा घी भी अच्छा बन रहा है। पहले घी नहीं था, सब गाय, बूढ़ी और बैल ऐसे ही आ रहे थे। तो इस तरह से चला है सब कुछ। अभी हम लगभग 13-14 प्रोडक्ट्स है जो कमर्शियल चल रहे हैं। उसमें ज़्यादातर गोबर और गौमूत्र से ही बने हुए हैं। साबुन बना रहे हैं, मंजन बना रहे हैं, गोबर की घड़ी बना रहे हैं, राखी बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं हम। और शमशान का जो काम है वो तो चल ही रहा है, साइड में ये भी काम चल रहा है, चिप बना रहे हैं, एंटी रेडिएशन चिप। ये सब काम चल रहा है, इससे गौशाला चल रही है और अब रिसेंट में हमारा घी का प्रोडक्शन भी बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली कुछ जो लिस्ट मैंने बनाई थी इंडस्ट्री में, उसमें से कुछ-कुछ बातें ऐसी है जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हमको दोष लगा रही है। जैसे स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो हम क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस ये सब देखते हैं। खेलते भी होंगे, देखते ज़्यादा है हम, तो उसमें भी हमको अनुमोदन दोष लगता है क्योंकि अ, फुटबॉल गाय के चमड़े से बना है, बास्केटबॉल भी वैसे ही बना है, टेनिस रैकेट्स जो महँगे-महँगे टेनिस रैकेट्स आते हैं, उसको 7 साल की गाय लगती है। 7 साल के गाय का गट स्ट्रिंग लगता है, उसकी कंपनी का भी नाम निकाला मैंने। अ, न्यूज़ीलैंड में पैसिफिक नाम की कंपनी है जो गट स्ट्रिंग से रैकेट्स बनाती है। तो ऐसे स्पोर्ट्स को देखने में भी हमको अनुमोदना का पाप लग रहा है। फिर शुगर भी, शुगर बोन चार से बन रही है, ये बहुत से लोग जानते हैं, शायद यहाँ पे बैठे वाले सभी लोग जानते हैं। क्लैरिफाइड जूसेस क्लैरिफाइड जूसेस शायद आप नहीं जानते। टॉनिक्स में वगैरह में जो होता है ना उसमें पोमेग्रेनेट का या बनाना का, सेरेलैक में बनाना का जाता है, जूस को थोड़ा क्लैरिफाई करके देते हैं, साफ करके देते हैं। तो वो साफ करने में जिलेटिन यूज़ होता है। हमारी कंपनी में हमने जिलेटिन यूज़ किया है। जिलेटिन नॉन-वेज है, ये आप लगभग जानते हैं। उसके बाद में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो नॉन-वेज है, जो ओनियन पाउडर में या घर में कोई आटा आप बाहर का खरीद के लाते हैं, उसमें स्टीयरिक एसिड आता है, ह्यूमिक्टेंट, वो लोग ह्यूमिक्टेंट लिखते हैं, अभी तो उसको ई नंबर भी आ गया, तो जल्दी ध्यान में नहीं आता। ह्यूमिक्टेंट में भी वेज नॉन-वेज होता है, ज़्यादातर नॉन-वेज ही चलता है, उसको स्टीयरिक एसिड होता है वो। स्टीयरिक एसिड स्लॉटर हाउस प्रोडक्ट है। आप स्टीयरिक एसिड सुन के भी नहीं सोच सकते कि ये स्लॉटर हाउस प्रोडक्ट होगा, लेकिन स्टीयरिक एसिड स्लॉटर हाउस प्रोडक्ट है। फिर कैंडल्स हुआ, ये तो बेसिक-बेसिक चीज़ है, कैंडल्स हुआ और साबुन, साबुन में गाय की चर्बी कितनी यूज़ हो रही है, क्योंकि साबुन बनता सैफनिफिकेशन है, कोई भी फैट चाहिए, फिर फैट कहीं से भी आओ, अब चर्बी फैट ही है, तो उसमें कॉस्टिक और ये डाल के साबुन बन जाता है। हम साबुन जो बना रहे हैं, हम एसेंशियल ऑयल से बना रहे हैं, लेकिन बाहर के साबुन में बहुत सी जगह पे आपको ये देखने मिलेगा। आपने आपका साबुन चेक किया क्या? साबुन के पीछे चेक करो इंग्रीडिएंट्स में, क्या है, क्या नहीं है। और लक्स वगैरह ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तो कहती है कि हमारे इसमें है। फिर चॉकलेट्स में डेयरी मिल्क वगैरह ये डेयरी मिल्क भी खुद कह चुके हैं, नेस्ले भी खुद बोल चुका है कि हमारे इसमें टोटली वेजिटेरियन तो नहीं होगा। अब वेजिटेरियन की बात आई है, आप ग्रीन सिम्बॉल देखोगे, ज़रूरी क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी से ऐसा होता है ना कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का माल लेती है, फिर उससे वापस फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। तो इन्होंने जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जैसे पार्ले जी को मैदा बनाना है, बिस्किट बनाना है, तो वो मैदा किसी और से खरीद रही है। वो जिसने मैदा पीसा, उसने क्या किया ये देखा नहीं जाता लाइसेंस देते समय। इस कंपनी ने पार्ले ने कह दिया हम वेजिटेरियन हैं तो लग गया सील। इसका भी हमने आरटीआई किया था, आरटीआई में एफएसएसआई ने बोला कि हम उतना पीछे जाके नहीं देख पाते। तो एक कंपनी दूसरे कंपनी का सामान खरीदती है। जैसे प्रोटीन पाउडर का मैंने देखा, मेरा फ्रेंड अभी भी वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोटीन पाउडर कंपनी में ₹240 प्रोटीन पाउडर बन रहा है। ब्राह्मीण की कंपनी है, वो कहते हैं कि हमको बनाना पीनट से है या सोयाबीन से है, जिसमें प्रोटीन है उससे हम बनाते हैं, लेकिन इतना वो मिलता नहीं है। उनके पास ट्रकों से हड्डियाँ भी आती है। स्लॉटर हाउस से जो हड्डियाँ बच जाती है वो आती है,
उससे भी वो बनाते हैं। प्रोटीन का 3 स्टेप होता है, 3 तरह का न्यूट्रलाइज़ेशन होता है। हाइड्रोलाइज़ होता है प्रोटीन का। एक न्यूट्रालेस, जिसमें न्यूट्रालेस से करते हैं, उसमें भी वेज और नॉन-वेज तरीका है। ये क्या कह रहे हैं योगेश जी? मुकेश अंकल, आप मैसेज देखे तो देखो। हाँ, तो ठीक है, मैं मैसेज को ट्रैक कर दूँगा। अपन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैसेजेस ले लेंगे सेशन में। हाँ। तो ये तरीके होते हैं, मतलब वो देते हैं, आईटीसी और नेस्ले इनको प्रोटीन पाउडर सप्लाई करते हैं। वो लोग ग्रीन मार्क लगा के आपको 1400 से 5000 रुपए किलो बेचते हैं। इनकी कंपनी से 240 रुपए किलो प्रोटीन जाता है, और वो कहते हैं कि हमको कमी पड़ती है तो हम हड्डियाँ भी लेके आ जाते हैं। मिल जाती है हड्डियाँ भी। तो ये इस लेवल पे काम चल रहा है। मैंने पिकल कंपनी में भी काम किया था, जहाँ पे मैंने 2 साल पुरानी कैरी यूज़ करी थी। 2 साल पुरानी, हाँ। और केचअप में भी हमने टोमेटो ₹1 के 2 किलो मिल रहे थे, वो भी यूज़ किया था। ये तो मैंने देखा हुआ है। इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। वहाँ पे एक आगरा का एक आता था ड्राइवर, उसकी ट्रक लेके आता था। उसको पूछा, "भाई तू हमारे पास क्या लेने आया है?" मतलब हम आम की गुठली उसको कचरे में देते थे। वो भर के लेके जाता था। उसको पूछा, "क्या कर रहा है?" बोले, "आपको नहीं पता, आम की गुठली और सूअर की चर्बी मिला के क्रीम बन जाता है। फेशियल क्रीम, फेयर एंड लवली वगैरह ये सब ऐसे बन जाते हैं। ₹4 किलो हम आम की गुठली दे देते थे उसको।" अब वहाँ कंपनी में मैंने जाके नहीं देखा, इसलिए मैंने अभी तक वो एग्ज़ाम्पल नहीं दिया था, लेकिन ये बात हुई थी। आगे और फ़ोटो जैसे जाने हैं, लिस्ट में अगर आगे चलते तो फ़ोटो फ़िल्म्स जिलेटिन से बनती थी, अभी शायद कम है। फिर बहुत सी कारें हैं जिसका जो सीट लेदर से बना हुआ है, लगभग 1/3 ऑफ लेदर प्रोडक्शन सीट्स के लिए जा रहा है। तो आपने आपकी कार में लेदर कौन-सा यूज़ हुआ है, जो सीट का मटेरियल है वो कौन-सा यूज़ हुआ है, ये देखा क्या? ये देखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। हो सकता है आपकी कार में ना भी हो, लेकिन यत्ना के लिए आपको देखना पड़ेगा, कि पूछना पड़ेगा। पूछोगे तो वो लोग भी जानेंगे कि नहीं यार, कस्टमर को नहीं चाहिए तो ये नहीं यूज़ करे। ब्लाइंडली हमें कोई भी चीज़ नहीं लेना है, हमें टेस्ट करके, चेक करके ही लेना है। फिर बहुत से मेडिकेशंस है, विटामिन डी3 अभी वेजिटेरियन आ रहा है, लेकिन पहले विटामिन डी3, विटामिन बी12 नॉन-वेज होता था। क्लोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। अभी उसका एक्सट्रैक्शन वेजिटेरियन से भी हो रहा है, तो आपको वो भी देखना है। विटामिन बी12 अगर आप स्ट्रिप लेते हो, बाहर से कुछ लेते हो, तो विटामिन बी12 का एक अल्टरनेट दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे आप सब गलत ही बोल रहे हो, लेकिन अल्टरनेट कुछ नहीं दे रहे हो। विटामिन बी12 का सबसे अच्छा विटामिन बी12 भरने की पद्धति ये है कि आप सुबह-सुबह धारोष्ण दूध, उसके अंदर पहले दिन की बासी रोटी, ऐसा 2-3 दिन खा लेते हो। धारोष्ण मतलब दूध निकाल के 24 मिनट के अंदर ऐसे और भी डेफिशिएंसीज़ के लिए, और भी डिसीज़ेज़ के लिए बहुत से तरीके हैं, और ये तरीके मुझे गौ माता ऐसे ही छोटे-छोटे विटामिन बी12 का मैं बोला था, विटामिन बी12 के लिए धारोष्ण, देसी गाय का धारोष्ण दूध, उसके अंदर पहले दिन की बासी रोटी डुबा के खा लो सुबह, खाली पेट। ऐसा 2-3 दिन करेंगे, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी तो महीना भर करो, आपकी विटामिन डेफिशिएंसी भर जाएगी। ऐसा जयपुर में एक प्रोफ़ेसर है, हमारे मित्र, उन्होंने किया हुआ है, तो वो प्रूफ़ है हमारे पास। उसके बाद में सोरायसिस जैसी बीमारी को भी हमने ट्रीट किया है हमारी गौशाला पे। सोरायसिस के लिए हमने गोबर और गौमूत्र का लेप लगा के धूप में बैठाते थे आधा-आधा घंटा रोज़। वो आदमी की कंडीशन ऐसी थी कि वो खुद का चेहरा मिरर में नहीं देखना चाहता था। नेटवर्क कम है, सबको सुना आ रहा है, लेकिन मैं हाँ, बोलते जा मेहुल भैया, थोड़ा हाँ, ऊपर-नीचे हो रहा है। वापस एक बार थोड़ा स्लोली विटामिन बी12 का समझा दीजिए। आपने कहा वो दूध जो गाय का दूध रहेगा प्लस बासी रोटी
हाँ, कंटिन्यूअसली अगर अपन 2-3 दिन या 4 दिन लेंगे तो वी कैन सी रिजल्ट्स, करेक्ट राइट? हाँ, हाँ। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लिए ज़्यादातर विटामिन बी 12 नॉन-वेज ही आ रहा है, इसलिए ये इसके लिए मैंने सोचा था। कॉलेज के टाइम में तो हमारे प्रोफ़ेसर ने सिखाया था कि विटामिन बी 12 हर वेजिटेरियन में कम रहेगा ही, नॉन-वेज के बिना आपके पास सोर्स ही नहीं है, वो बात खटक गई थी, इसलिए विटामिन बी 12 मेरे दिमाग में अच्छे से बैठा है। बासी रोटी का दूसरा ऑप्शन आप ऐसे ही दही बना के खा लो, लेकिन देसी गाय का होना चाहिए। दूध को बिना गरम करे जो धारोष्ण दूध है, उसको दही जमा दो। उसको दही जमा के वही दही अगर खाते हैं, तो भी विटामिन बी 12 मिलेगा, बस उसको गरम करके नहीं जमाना है, गरम करोगे तो बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। अ, फिर दूसरा क्या बोला था मैंने? विटामिन बी 12 का सोराइसिस पे आया था। सोराइसिस का भी इलाज गौशाला पे हुआ था। तो ऐसे छोटे-छोटे इलाज जैसे-जैसे करते गए, तो ऐसे में गौ माता की तरफ और बढ़ते गए और अब तो 24 घंटे में गाय के ही काम में लगा रहता हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो सत्व मुझे गाय के पास ही मिला और सत्व से ही श्रावक अच्छा बनेगा। श्रावक अच्छा बनेगा तो साधु भी अ, अपने आचार-विचार में ऊँचे रहेंगे। साधु को श्रावक ही तो बहराने वाला है, अम्मा-पिया श्रावक ही तो है। श्रावक सही खाएगा, श्रावक सही से रहेगा, श्रावक का विचार ऊँचा रहेगा तो साधु भी ढीलेपन में थोड़ा पीछे हट जाएँगे, वो भी नहीं होंगे। तो ये थिंकिंग के लिए मुझे लगा कि सबकी जड़ तो अच्छे खाने से, सात्विक खाने से आनी है और वो सत्व गाय में है। मैं 3 महीने सिर्फ़ दूध पे रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया था, जंगल में रहा था, वहाँ पे प्रोजेक्ट मिला था एक इसलिए वहाँ पे गया था, लेकिन मेरे आस-पास में सब मच्छी मारने वाले लोग ही रहते थे। उनका खाना वही था मच्छी-चावल, मच्छी-चावल। उन लोगों के बीच रहता था, तो मैंने वहाँ पे बस गायें बहुत थी उनके पास तो मैं गाय का दूध निकाल के दोनों टाइम पी लेता था, मैं उस पे रहा। दूध पूर्ण आहार है, वेगन लोग कहते हैं कि दूध गलत है, दूध पीना गलत है, लेकिन दूध का सही तरीका हम नहीं जानते और ज़्यादा मैंने मारवाड़ियों में देखा है कि दूध गलत तरीके से पीते। मारवाड़ी हमारे जैन कम्युनिटी वो दूध बहुत गलत तरीके से पीते हैं। आप खाना भी खाते हैं, उसी दिन दूध भी पीते हैं। दूध का नियम ये है कि दूध आप सवेरे नहीं पीना है, जब भी आप 8 घंटा खाली रहने वाले हो, उस समय उसके पहले दूध पी लेते तो ठीक है और ये समय रात को सोने के टाइम या तो 24 आवर खत्म होने के बाद या 24 आवर में खाना ही मत खाओ, दूध पी लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। या तो फिर आपको दिन भर दूध पीना है तो उस दिन खाना ही मत खाओ। रहना है। और 1 दिन करोगे तो उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप लगातार 10-12 दिन, महीना भर दूध पे रहो, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। हमारे भारत के संजय सिंह पहलवान आप गूगल करके देखो। संजय सिंह पहलवान को आप गूगल करके देखना, 25 साल से उसने खाना ही नहीं खाया है, दूध पे ही जी रहा है। दूध और गौमूत्र। तो इस तरह से कहना है कि दूध पीना है, लेकिन दूध के लिए गाय आपको सही देखनी है। अब गाय का ही विषय आ गया है, तो ये भी विषय एक है कि दूध एक ममता का प्रोडक्ट है। तो आपको गाय से उतनी ममता जोड़ी है कि आप जिस गाय का दूध पी रहे हो, आपने उससे ममता उतनी जोड़ी है कि आप तो बस प्रोडक्ट व्हाइट व्हाइट लिक्विड दूध बोल के ला रहे हो। इस तरह का दूध नहीं पीना है। नहीं पियो तो ही अच्छा है। आजकल के डॉक्टर कहते हैं दूध मत पियो। वो सही कहते हैं क्योंकि उनको पता है ये देसी गाय का दूध तो कहीं से लाएँगे नहीं। तो उनके कहने के हिसाब से सही है दूध मत पियो। मैं कहता हूँ दूध ऐसा पीना है कि जिस गाय की आपके ऊपर ममता जागरूक है, आप उसको देख रहे हो, वो आप पे भी आपसे खुश है, अच्छे वातावरण में रहती है, उसका बच्चा भी खुश है, ऐसी गाय का दूध लेना चाहिए और देसी लेना चाहिए। देसी गाय की पहचान जो जिसको कुबड़ होता है, पीछे से गोलाई होती है। बॉस इंडिकस कहते हैं देसी गाय को। बॉस टाउरस आपके चेन्नई में मैंने बहुत बहुत सारी बॉस टाउरस देखी है, जो जर्सी बोलते हैं। उस गाय का दूध इंसानों के लिए नहीं है। शॉर्ट में यहाँ पे रुकता हूँ, आगे बोलता हूँ और भी। मार्गारिन आपके खाने के प्रोडक्ट्स में
टोस्ट हुआ, खारी हुआ, ब्रेड हुआ, आपने देखा कि वो सही में वेजिटेबल ऑयल से बन रहा है या मार्गारीन से बन रहा है? अगली बार से चेक करना। पेस्ट्रीज़ हुआ, डोनट्स हुआ, केक्स हुआ, कुकीज़ हुआ, हर चीज़ में मार्गारीन अच्छे तरह से आ रहा है और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है इसका। स्लॉटर के बाद में बहुत सा जो प्रोडक्ट बचता है, क्या बनेगा उसका? उसका भी तो पैसा करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं कि हमारे घर में नहीं आ रहा, तो किसी के यहाँ तो जा रहा है और कम नहीं है, लगभग 3 लाख टन से भी ज़्यादा मार्गारीन इंडिया में बिक रही है। तो आपके प्रोडक्ट आप जहाँ से ले रहे हो, पूरी श्योरिटी करके लो, नहीं तो नहीं लो तो भी अच्छा है, जी सकते हो। मार्गारीन हुआ, चीज़, हमारी कम्युनिटी में चीज़ बहुत चलता है। चीज़ तो लेते ही है ना सब लोग कि नहीं लेते? यहाँ पे चीज़ खाने वाले हैं कि नहीं है? चीज़ नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। फिर भी वैसे चीज़ की ज़रूरत नहीं और नहीं खाते तो अच्छी बात है, फिर भी आप किसी को समझाने जाओ तो बोल सकते हो कि भई चीज़ के लिए सूरती चीज़ और ऐसे चीज़ है, लगभग 20% चीज़ इंडिया में आज भी नॉन वेजिटेरियन है। कहते हैं अमूल वगैरह का अच्छा होता है, लेकिन वो भी बैक्टीरियल कल्चर से बनाते हैं, बैक्टीरिया करोड़ों में बैक्टीरिया मारे जाते हैं, तब थोड़ा-सा कल्चर मिलेगा रेनेट और उससे चीज़ बनेगा। तो हमारे लिए तो ये भी सही नहीं है। और मैंने तो आजीवन कभी दही चखा ही नहीं है और आजीवन त्याग भी ले लिए। तो भी मैं जी तो रहा हूँ, मैंने कभी दही नहीं खाया बचपन से। चीज़ के लिए 3 दिन के अंदर का बच्चा मारा जाता है, उसका सीरम निकाला जाता है, सीरम से रेनेट बनता है। या तो 8 महीने का गर्भ, कोरोना की वैक्सीनेशन में भी सीरम यूज़ हुआ था, उसमें भी 8-8 महीने की गर्भवती गायों को बहुत खरीदा गया था जोरदार। उनका वो 8 महीने का गर्भ निकाल के, सीरम निकाल के, कोरोना के इन विट्रो कल्चर सेकंड स्टेप होती है, 21 स्टेप्स में कोरोना की वैक्सीन बनी थी, उसमें सेकंड स्टेप में इन विट्रो कल्चर में सीरम यूज़ हुआ था, जो गायों से आया था, बहुत सी गायें तब भी कटी है। मैंने वैक्सीन नहीं ली है। विदाउट वैक्सीन, विदाउट मास्क मैंने पूरा कोरोना निकाला है। आप एक बार डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो। मुकेश अंकल के पास भी डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका। टॉक्सिफिकेशन के लिए मेरा तरीका है गौमूत्र पीना। हफ्ते में 1 बार गौमूत्र पी लो। गौमूत्र का अ, ऐसा कहा जाता है कि गौमूत्र इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी तरह का ज़हर अगर बॉडी में हुआ है, तो वो उसको निकाल लेता है। बीटाडीन जैसे ज़हर को एक्सपेरिमेंट के साथ हम दिखाते हैं कि बीटाडीन को गौमूत्र ने न्यूट्रल कर दिया। और और भी बहुत से फ़ायदे गौमूत्र के हैं, लेकिन दुःख की बात है कि सारे पेटेंट्स चाइना के पास है। चाइना के पास 8 पेटेंट है गौमूत्र के। उसमें से आप शॉक रह जाओगे ये सुन के कि गौमूत्र में दवाई लेना, कोई भी दवाई गौमूत्र में डाल के लेना 20 टाइम्स दवाई की पावर बढ़ाती है। ये चाइना ने स्टेट किया है। गौमूत्र देसी गाय का, भारतीय देसी नस्ल की गाय का गौमूत्र किसी भी दवाई के साथ लेना, तो दवाई की पावर 20 टाइम्स बढ़ेगी। ये पेटेंट चाइना के पास है। चाइना के पास भारतीय नस्ल की गाय थी भी नहीं तब। और भी आप जानना चाहे किसी बीमारी के बारे में तो मुझे पूछ सकते हैं बाद में। अभी मैं थोड़ा कॉस्मेटिक्स का लेता हूँ। कॉस्मेटिक्स में जैसे है यहाँ पे कुछ लेडीज़ तो चाहते हैं कुछ कॉस्मेटिक्स आप मैं बोलूँ छोड़ो, उससे अच्छा आप खुद ही छोड़ोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा सेशन भी सफल होगा। ये सबसे भई इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत सारे लोग हाँ, जुड़े हुए हैं कॉस्मेटिक्स के लिए एंड सबसे मेन चीज़ क्या है अभी चौमासा संपूर्ण हो रहा है और शादी-ब्याह का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा हाँ, है। वो माहौल आ रहा है अभी। तो माहौल आ रहा है तो वो उसके अंदर गरम और नरम और धर्म तीनों को हम इनलाइन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उस विषय में एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड एंड बहुत जन वो टॉपिक सुनते ही वीडियो भी ऑन कर दिए। तो इट इज़ अ गुड साइन कि सब लोग उत्सुक हैं आगे एंड देन दे आर कॉस्मेटिक्स में वेरी, वेरी इंटरेस्टेड एक्चुअली। तो सबसे रिक्वेस्ट कॉस्मेटिक्स में प्लीज़ वीडियो ऑन कीजिए। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। यू शुड ऑल नो अबाउट दिस। हमको यू शुड नो। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं है। आई लीव मेहुल भाई टू स्पीक। या गो अहेड मेहुल भाई।
अ, मेरी वाइफ अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरी शादी की कंडीशन ये थी कि उसने कॉस्मेटिक्स यूज़ करना नहीं चाहिए और दूसरा वैक्सीन लिया हुआ नहीं चाहिए। मैंने शादी के लिए ही मना कर दिया था कि वैक्सीन वाली मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन मिल गई, वैक्सीन नहीं ली हुई मिली और उसको भी कॉस्मेटिक्स पसंद नहीं है। खुद 15 साल से ब्यूटी पार्लर चलाती थी, ब्राइडल मेकअप करती थी, लेकिन खुद ने कभी लिपस्टिक और पाउडर भी नहीं लगाया। क्योंकि वो भी थोड़ा मारा साहब के पास रहती थी, तो ये हो गया वो गौ माता ने चाहा कि हो जाना चाहिए, इसका भी घर बसेगा तो आगे पीढ़ी चलेगी, ऐसा सोच के जुड़ गए। चलो कुछ चीज़ें निकाली थी, जैसे उसमें मेन कॉकिनियल डाई आपने सुनी है, रेड कलर, कार्माइन कलर आपकी लिपस्टिक में होता है, बहुत सी चीज़ों में होता है। आपको कॉस्मेटिक्स में क्या-क्या करते हैं मेरे को भी नहीं पता, लेकिन लिपस्टिक पता है, रेड कलर जो भी पता है। अब ये कॉकिनियल डाई जो है, कॉकिनियल नाम का कीड़ा होता है, चौरिंद्रिय जीव है, कैक्टस प्लांट पे फीड करता है। और उसमें जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स को ये अलग करते हैं यंग होने के बाद और फीमेल्स को कुचला जाता है, मसला जाता है। उनकी जो स्केल्स होती है, स्किन की जो स्केल्स होती है, वो कॉकिनियल डाई होती है। वो मसल के मर तो जाती है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को डाई मिल जाती है, शाइनी रेड कलर की डाई, जो फूड में भी यूज़ हो रही है। शा जो जो जिस जेलीज़ में शाइन आती है, उसमें जिलेटिन भी है, लेकिन ये रेड कलर का कार्बाइन डाई भी है। प्रिंटिंग इंक्स में भी है, आपकी लिपस्टिक में भी है और भी जो-जो भी प्रोडक्ट्स है जिसमें शाइनी रेड कलर आ रहा है, उसमें ये डालना ही पड़ता है। हम तो फ्रांस का रूल ही है कि आपको कॉकिनेल डाई वाला ही रेड कलर डालना है। तो जेन की कंपनी है, लेकिन उनको वो यूज़ करना ही पड़ता है क्योंकि उनको इंडस्ट्री चलानी है, पैसा कमाना है। ये फिर आगे लिस्ट में ग्वानिन है, टैलो है, जिलेटिन है, लैलोनिन है। सुनाई दे रहा है? तो मस्कारास, नेल पॉलिशेस में ग्वानिन है, ग्वानिन आता है फिश से। फिर है कॉस्मेटिक्स में जैसे टैलो, टैलो टैलो तो किसी भी जानवर का होता है, जैसे काऊ टैलो, पिग टैलो, जो भी जानवर की चर्बी मिलेगी, उससे टैलो बनेगा। टैलो मतलब चर्बी। ये अब टैलो सुन के लगेगा कि भाई स्टैंडर्ड है, कुछ तो भी, कुछ नहीं। टैलो सीधा-सीधा स्लॉटर हाउस की बची हुई चर्बी है। जो खा नहीं सकते लोग, वो उसको पका लेते हैं, उसका टैलो बन जाता है। टैलो क्रीम्स में भी यूज़ होता है। टैलो का बहुत मार्गारिन भी टैलो से बनती है। बिरयानी, हैदराबाद में बिरयानी भी टैलो से बनती है। फिर साबुन में टैलो यूज़ होता है। असंख्य ऑप्शंस है टैलो के, तो हर जगह पे जहाँ पे फैट चाहिए वहाँ टैलो यूज़ हो जाता है। जिलेटिन लगभग आप जानते हैं, चॉकलेट्स में, मार्शमेलोज़ में भी आती है, कॉस्मेटिक्स में भी होती है, शाइनी के लिए। लैनोलीन, शिप, आपकी उधर शिप होती होगी, देखा होगा, तो शिप का वूल निकाल के लैनोलीन मिलता है। उसमें उसकी हत्या तो नहीं होती, लेकिन दुःख तो होता है, तो हिंसा समझ सकते हैं, लेकिन मारना नहीं है। लेकिन आगे फिर स्क्वालिन, स्क्वालिन के लिए शार्क्स मरते हैं और स्क्वालिन यूज़ होता है मेकअप और लिपस्टिक्स में। आई मेकअप में स्क्वालिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और फिर सेट परफ्यूम यूज़ करते हैं, आप पता नहीं करते हैं कि नहीं, लेकिन सेट परफ्यूम के लिए व्हेल मारी जाती है। व्हेल में वैक्सी ऑयल लाइन्स होती है, जो उसके स्टमक में होती है, उसके लिए उसको मारा जाता है और ये सेट परफ्यूम में वो यूज़ होता है। एम्बोर्जिन्स बोलते हैं उसको। आप वर्ड सर्च कर सकते हैं गूगल पे, एम्बोर्जिन्स कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं।
आपको चाहिए ये पीडीएफ भी मिलेगा। फिर कोलेजन, किसी-किसी के लिप्स छोटे होते हैं, लिप को फुगाने के लिए मतलब प्लम्पिंग के लिए। मेरे को ये वर्ड्स भी नहीं पता थे, अभी दिख रहे हैं, लिप प्लम्पिंग करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं। उसके लिए कोलेजन यूज़ होता है। कोलेजन भी फाइब्रस टिश्यूज से आते हैं एनिमल के। जहाँ भी फाइबर है उस टिश्यूज से आता है। फिर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के लिए प्रेग्नेंट हॉर्सेस से एस्ट्रोजन लिया जाता है। भले ही वो जिंदा रख के भी हो लेकिन तकलीफ तो देना ही हुआ। रेटिनॉल, एंटी एजिंग क्रीम्स में रेटिनॉल बहुत यूज़ होता है। रेटिनॉल तो वैसे गाजर में होता है ना, हम तो यही समझते हैं गाजर में होता है, लेकिन फिर उससे निकालना महँगा रहेगा। रेटिनॉल भी एनिमल्स से मिल जाता है सस्ते में। तो ये हुआ कॉस्मेटिक्स का। कॉस्मेटिक्स में कोई प्रश्न रहेगा तो आप पूछ के रखना। आगे लिस्ट मेरे पास ब्लड की भी है कि ब्लड से क्या-क्या मेडिसिन्स बनते हैं। हाँ, मेहुल मेडिसिन भी भैया, यूज़ करें तो अपने मारा साहब लोग तो मेडिसिन यूज़ करने के पहले बोलते हैं नहीं हमको मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, लेकिन हम तो यूज़ करते हैं। मेहुल भैया यहाँ मेडिसिन्स पे में एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, सुनाई दे रहा है राइट? तो कोई भी कॉस्मेटिक्स ऐसा नहीं है विदाउट द सोर्स ऑफ नॉन वेज ऑफ एनी एनिमल और फिश और बर्ड्स, ऐसे कोई है क्या ऐसे? कॉस्मेटिक्स है ना, घी से पहले हमारे लोग घी से बनाते थे लिप बाम, लिपस्टिक वगैरह टाइप के। और नहाना ही हमारा दूध से होता था, पहले की रानियाँ दूध से नहाती थी। अभी के साबुन ही ऐसे खराब है कि खराब कर देते स्किन को। दूसरी बात आप ब्रह्मचारी रहो, अगर लिमिट में है, तो अपने आप ही ग्लो रहेगा। हद से ज़्यादा आपका अब्रह्म हो रहा है, तो फिर कॉस्मेटिक भी क्या काम करेगा? ये तो देखिए ये बात इवन हुई। इवन उसके द अलावा नेल आपका पॉलिश अगर खान-पान आपने अभी अ, रात्रि भोजन हमारे भगवान ने बोला रात्रि भोजन का त्याग चाहिए। खान-पान बराबर रहेगा, डाइटरी सिस्टम बराबर रहेगी, पाचन बराबर रहेगा, तो शरीर खुद ही बराबर से चलेगा, खुद ही अपना-अपना सिस्टम बराबर रखेगा, तो स्किन भी ग्लो बराबर ही रहेगी। कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर की चीज़ लगाना ही क्यों है? फीमेल्स के अंदर भी कहते हैं भई परफ्यूम लगाना है, क्यों लगाना है? आपका जब पीरियड आता है, पीरियड मतलब जब भी वो एक ये क्या होता है अंतराय का जो हार्मोन, इशू रहता है, हाँ नहीं, अंतराय। फेरोमोन 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 वर्ड याद आ गया, फेरोमोन। जब भी फीमेल्स अगर गुड लुकिंग होना है अपने आप ही नेचुरली, तो उस समय फेरोमोन रिलीज़ होता है। भई आपको अट्रैक्ट करना है, उस समय अपने आप ही फेरोमोन रिलीज़ होता है। हर समय सेंट लगा-लगा के और अच्छा ही फ़ील करना ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी जो स्मेल दे रही है, उसके पीछे कुछ रीज़न है कि अगर थोड़ी-सी बास आ रही है या तो वो बता रही है कि आपके डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, या तो जब पीरियड्स आते हैं फीमेल्स को तब भी थोड़ी अलग बास आती है। उस समय सेंट लगा के क्या दिखाना चाहते हो आप? या आप जब गर्भधारण के ओके हो, एकदम रेडी हो, उस समय आपकी बॉडी से स्मेल भी अच्छी आएगी। तो नेचर ने दिया है ये सब कि स्मेल कब अच्छी होनी है, कब बुरी होनी है, तो नेचुरल रहने में तकलीफ क्या है? जब रेडी नहीं है, उस समय किसी को अट्रैक्ट करना सही नहीं है, ये मेरा मानना है। और फिर भी ओके। आप खाने में सही रखो, जैसे सनस्क्रीन लगाते, चलो सनस्क्रीन लगाते, तो सनस्क्रीन का ऑप्शन इतना अच्छा हमारे पास है। आप अप्रैल और मई महीने के समय में सनफ्लावर का तेल अगर आपके डाइट में रखते हो, तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। सनफ्लावर का तेल अगर आप अ ठंडी के दिन में खाते हो, तो आपको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हर हर चीज़ का समय है, हम जो खाना खा रहे हैं, अभी आपकी तरफ चावल खाते हैं, चावल आपके लिए बहुत सही है, रामदेव बाबा कहते हैं कि चावल खाना सही नहीं है। मेरा मानना है कि आपके इधर का क्लाइमेट ही ऐसा है कि आपको चावल ही डाइजेस्ट होता है अच्छे से। आपके लिए चावल की डाइट अच्छी है। आप बहुत ठंडी एरिया में रह रहे हैं, ठंडे रीजन्स में रह रहे हैं, वहाँ गेहूँ का डाइट सही है। चित्तौड़गढ़ वाली पट्टी में आपको लहसुन खाना ज़रूरी है। कोटा तरफ आपको मिर्ची खाना ज़रूरी है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से आपका डाइट हुआ है। आप जहाँ रह रहे हो, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या कह रही है, इसका भी अभ्यास करो। आपके सीज़नल फ्रूट्स क्या है, लोकल फ्रूट्स क्या है, ये अभ्यास करो। शेंगदाना का तेल लगभग 12 ही महीने चलता है। तिल का तेल ठंडी में चलता है। खोबरे का तेल गर्मी में चलता है, लेकिन ये बातें हमारे इधर है, आपके इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपके इधर
प्राकृतिक है, ट्रेडिशनल है कि आपके उधर खोबरे का तेल चलता है। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, जो ट्रेडिशंस चल रहे थे उसके पीछे कुछ रीज़न है, आप वो ढूँढ के निकालो कि क्यों है। ज़रूरी नहीं कि मेरे यहाँ जो रूल चल रहा है वो रूल आपके पास लागू होगा। आपके लोकेलिटी में जो ट्रेडिशन से कुछ चल रहे थे उसके उसके संशोधन करो, क्यों? कैसा? रागी बॉल आपके इधर ही खाते हैं, हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। हमारे यहाँ जौ बाजरा मिल जाता है। तो क्यों? क्वेश्चन करो। भई हम मारवाड़ी है लेकिन आप रह रहे तो चेन्नई में, तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या कह रहे हैं, आपको वो स्टडी करना है। इस तरह से रहोगे तो बॉडी अपने आप सही रहेगी और कॉस्मेटिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन अपने आप ही ग्लो करेगी। अपने आप ही जो मॉइस्चराइजिंग वगैरह जो कुछ करते हैं। और कुछ? हाँ, तो मेहुल भैया हम एक बार पॉज़ करते हैं यहाँ पे। 10:07 हो गया है। हाँ, ऑडियंस को किसी को कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप हैंड राइज़ कर सकते हैं एंड आई विल क्विकली अनम्यूट देम। तो एक बार ये बेसिक सेशन था मेहुल भैया का, तो हम यहाँ पे थोड़ा उनको स्टॉप करते हैं। जो भी उन्होंने अभी बताया बेसिक चीज़ें, उसके अंदर किसी को कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट्स, क्लैरिफिकेशन रहेगा, तो आप खाली हैंड राइज़ कीजिए एंड देन विल क्लैरिफाई द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चंस क्लैरिफाई करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिकॉज़ आज का सेशन हम मोस्टली एक क्वेश्चन आंसर लेके देन विल क्लोज इट ऑफ एंड देन विल कंटिन्यू फिर। ठीक है? तो आप खाली हैंड रेज़ कर दीजिए एंड आई विल अनम्यूट द पीपल। ओके? एक सेकंड। सो आई हैव समबडी कॉल्ड। ओके, जीएम। हाँ, तो जीएम जो है आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। क्या बोलिए? जय जिनेंद्र, प्रणाम। प्रणाम जय तपस्वी, फरमाइए। स्टार्टिंग में मेहुल भैया ने बताया था कि उनकी मदर को हेल्थ कंडीशन थी, कैंसर के इश्यूज थे। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन मतलब उन्होंने जैसे गौशाला में जाके क्या किया, वो थोड़ा सा शेयर करेंगे कि मतलब उनकी लाइफ में इतना चेंज आया उनकी मदर की हेल्थ कंडीशन में। गौशाला राजीव भाई दीक्षित का कहना था कि बोल सकूं? हाँ, बोलिए, बोलिए, राजीव बोलिए। भाई दीक्षित का कहना था कि आप ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे गोबर की बास आ रही है उस जगह में रहना जरूरी था। तो मम्मी गौशाला में जाती थी तो नेचुरली गोबर की बास आती थी। कभी मम्मी गोबर भी उठा लेती थी और वहां पे वो वातावरण ही वैसा रहता था। वहां पे जाके मम्मी रोज प्राणायाम करती थी, प्राणायाम। उसके बाद में योगा भी करती थी, फिर पैदल ही जाती थी घर से, तो पैदल जाके पैदल ही आती थी। वहां पे वंदना करती थी, सूर्य नमस्कार बोलते थे, लेकिन हमने कहा कि वंदना करने में क्या दिक्कत है, कर्म भी कटेंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मम्मी वंदना करती थी, अभी भी मम्मी 108 वंदना रोज करती है। तो इस तरह से चलता था। मेन गौशाला में गोबर की सुगंध मिले इसके लिए जाना था। अभी भी हम कैंसर किसी को होता है तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप गोबर और गौमूत्र का लेप लगा के आधा घंटा धूप में बैठो, उसके बाद नहाओ। और उनका डाइट में भी चेंज करते हैं, तो आप जानना चाहो तो वो और भी डिटेल में चल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि अभी जो सोप्स, बहुत सारे जो आजकल के सोप्स आ गए हैं, सब में कहीं ना कहीं एनिमल प्रोडक्ट या कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन का कंटेंट है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए घर के अंदर क्या चीज उपयोग कर सकते हैं जो सोप का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? सोप सोप अगर आप समझते हैं तो 8 या 9 स्टैंडर्ड में सोप सैफोनिफिकेशन सिखाया था। कॉस्टिक चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, कॉस्टिक का हो या पोटेशियम का हो, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। एडिबल ऑयल जैसे कोकोनट का भी चलता है, मेजरली कोकोनट चलता है। उसके बाद आलमंड, वॉलनट, कैस्टर, नीम, ये ऑयल भी चलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस और ऑयल का रिएक्शन करना है। ये रिएक्शन हम गोमूत्र के प्रेजेंस में करते। सिखाया जाता है कि डिस्टिल वाटर के प्रेजेंस में करना है, हम गोमूत्र के प्रेजेंस में करते। इतना ही फर्क है हमारी सोप में। तो हम ऐसे इस तरह से सोप बनाते। अब ये तीन ही चीजों से सोप बन गया, लेकिन बाहर वाले उसको सॉफ्ट करने के लिए, ज्यादा दिन टिकाने के लिए, हमारी जो सोप है ये गर्मी के दिनों में थोड़ी पिघलेगी, जल्दी खत्म होगी। वो स्टीयरिक एसिड डालते हैं, नॉन वेज है, वो गर्मी के दिनों में भी सोप को इंटैक्ट पकड़ के रखती है, ये हम नहीं डालते। आप भी बनाओ तो आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। सोप थोड़ा सा जल्दी पिघलने वाला होगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। फिर
मेन तो फैट, अभी अपन ने बोला कोकोनट ऑयल, अब ये ऑयल मतलब फैट है और ये लोग चर्बी यूज करते हैं। चर्बी 10-12 रुपए किलो से मिल जाती है स्लॉटर हाउस का, वो वेस्टेज है। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वेस्टेज को यूज कर रहे हैं। गाय भैंस जो भी कट रही है, तो वहां से वो चर्बी आ रही है। मैंने घी का भी सोप बनाया, घी का सोप ऑयल के सोप से भी ज्यादा अच्छा बना। तो ये चर्बी जो आ रही है, ये चर्बी से भी घी बनता है और वो उसी तरह से सोप भी बनता है। सैफोनिफिकेशन कर लेते हैं फैट का और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। उनका सोप ऐसे बनता है, अपना नेचुरल सोप तेल से बन सकता है। ये ऑप्शन है। ओके, एक क्वेश्चन है कि क्या एक सोप का सेशन ले सकते हैं क्या प्रैक्टिकली, कि कैसे हम बना सकते हैं बोल के एक क्वेश्चन है। आई डोंट नो प्रैक्टिकली वर्कबल है या नहीं है। एंड लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स, जो अपने प्रोडक्ट्स है मेहुल भैया, उसके अंदर सोप भी इंक्लूडेड है, करेक्ट राइट? है, सोप भी है। सोप में मेरे पास 3-4 वैरायटी के सोप्स है अभी, लेकिन प्रॉब्लम सब में यही है कि आपको गौमूत्र का स्मेल आएगा थोड़ा बहुत। नेचुरल में तो रहेगा, क्योंकि गौमूत्र हमने इसलिए रखा है, वो न्यूट्रल करेगा कॉस्टिक के जो भी इल इफेक्ट्स है, उसको न्यूट्रल रखेगा। और गौमूत्र के खुद के जो प्रभाव है स्किन के ऊपर, वो दिखने मिलेगा। जैसे सोराइसिस गौमूत्र लगाने से ठीक हुआ था, वैसे ही स्किन के सारे बीमारियों के लिए हमने इसमें भी थोड़ा गौमूत्र रखा है। लगभग 25% हमारे हर सोप में गौमूत्र रहता है, गौमूत्र अर्क होता है। मार्केटिंग ओके, के हिसाब से देखा जाए तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई, मुझे मार्केटिंग करना ज्यादा जरूरी नहीं लगता, मुझे हेल्थ ज्यादा जरूरी लगती है। ठीक है, परफेक्ट। एंड और कोई क्वेश्चंस किसी को हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। चैट में तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ घी के बारे में डिटेल्स वगैरह पूछा है, तो मैं वो डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दूध के दूंगा। बारे में जानना चाहो तो वो भी अलग से कर सकते हैं। बहुत बड़ा विषय है दूध का, तो आप दूध कैसा पीते हो, कैसी गाय का पीते हो, बहुत बड़ा विषय चलता है। तो नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली अपन क्या करेंगे, ये तो एक इंट्रोडक्शन था मेहुल भैया। हम नेक्स्ट सेशन एक एक चीज को पकड़ लेंगे, फॉर एग्जांपल दूध या फिर सोप या ओनली कॉस्मेटिक्स, राइट? कंप्लीटली कॉस्मेटिक्स के कॉस्मेटिक्स ऊपर। में ज्यादा स्टडी नहीं है मेरा, लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखो तो कोई जरूरत नहीं रहेगी। करेक्ट, तो फिर अपन खाली दूध के ऊपर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे लेना, क्या क्वांटिटी में लेना, एंड वो सही तरीके से लेने का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उसके ऊपर वी कैन गो मोर डिटेल। जिनका ले रहे हैं उनकी हेल्थ देखना, उनका वेवलेंथ देखना, वो सब बातें आती है। मतलब वो बहुत डीप चलता है स्टडी। हाँ, ठीक है। हमारी माँ के हाथ का खाना हमको अच्छा लगता है, तो दूध जिसका ले रहे हैं उसका भी मन देखना जरूरी है। तभी तो वो वैसा असर करेगा। दूध अमृत कब बनेगा, उस लेवल पे अरे सोचना जैसे पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, 90% ऑफ द दूध जहां पे भी आ रहा है, मोस्टली सब लोग ये पैकेट का दूध ही आ रहा है, तो वो गाय से आ रहा है ही पता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली, सो विच इज रॉन्ग। जब तक चलो हम एक खुद दूध का किस्सा बताओ आपको। आइसक्रीम इंडस्ट्री वाडीलाल, मैं नाम बोल देता हूँ, वाडीलाल में मेरे फ्रेंड थे, क्वालिटी मैनेजर थे। हाँ, वहां पे एक दिन ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा दूध आ गया था, तो उस दूध को 3 दिन रखना था। अब आप बोलो 3 दिन संभालना है, कैसे संभालोगे? फ्रिज में रख सकते हैं। पैसा लगेगा, फ्रीजिंग कॉस्ट लगेगी ना। दूध कम थोड़ी आता है, टैंकर से आता है इंडस्ट्री में, कॉस्टिंग बढ़ाएगा। तो फ्रीजिंग तो नहीं हो सकता, गर्म करके भी नहीं रख सकता, मलाई आ जाएगी तो क्या करेगा? आइसक्रीम बनाने के लिए तो वैसा ही दूध चाहिए, होल वाला, क्योंकि उनको होल क्रीम वाला दूध बताना था। कैसे करेंगे बोलो? मैं रहता तो दूध को नमोरियन तनम कर देता, बट आई डोंट नो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पता है, जख्म पे लगाते हैं हम, हाँ, वो डालते। शिट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो, आपका दूध बिना गर्म करे एज इट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी 2 दिन अच्छे से रहेगा। ऐसे अभी तक के मैं बोलते ही जा रहा था, कुछ बातें रह भी गई। ठीक है, गट।
कोई 1-2 क्वेश्चन आया है प्रोडक्ट्स के बारे में वगैरह, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उनका भी लिस्ट हम लेके ग्रुप को शेयर करेंगे। थोड़ा पीडीएफ्स मटेरियल अपने को मेहुल भैया शेयर करेंगे, जिसके अंदर जो साइन रहता है वो ई या प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट कोड रहता है, विच विल टेल यू कि वो वेज है कि नॉन वेज है, कि वो सही है कि नहीं है, वेयर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। जैसे ही वो अपने मुझे शेयर करते हैं, आई विल पुट इट इन द ग्रुप एंड देन फिर अपन आगे देखेंगे। अगर 2 मोर मिनट्स वील वेट, कुछ क्वेश्चन है तो रेज कर दीजिए, नहीं तो वी विल एंड अप द सेशन। एंड नेक्स्ट सेशन जो रहेगा थोड़ा अपन इसके अंदर और डीप स्टडी करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल, ताकि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वी अंडरस्टैंड, या फिर कॉन्शियसली अंडरस्टैंड करें कि इफ यू आर टेकिंग समथिंग रॉन्ग, वो कई क्या तरीके से रॉन्ग है, उसको समझ जाएं एंड इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर अस टू डू इट। लिपस्टिक पार्टी में यूज कर रहे हैं, कोई आंटी लिख रहे हैं, हाँ, लिपस्टिक का यूज क्या है, क्यों करना है? आप समझा दो क्यों करना है लिपस्टिक, फोटो को लाल ही क्यों दिखाना है? और जरूरत नहीं है, किसी ने घी क्या के फर्क पड़ता है प्रोडक्ट्स के लाल बारे नहीं में रहते? महीने में सिर्फ 2 दिन ऐसे आते हैं जब आपके होठ नेचुरली लाल होते हैं। आपने नोटिस किया कभी? वुमेन के हो या मेन के हो, 2 ही दिन ऐसे आते हैं महीने में जब लाल होते हैं। स्टडी करना, आप ही स्टडी करके बताना। मैं तो छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि 2 दिन ऐसे आते हैं जब होठ लाल होते हैं। तो इन नेचुरल कलर दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हो? ठीक है अंकल, बोलो। हाँ ठीक है। तो किसी का सवाल अबाउट घी, उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर वगैरह आया है, सो वील शेयर द लिस्ट ऑफ उनके पास क्या प्रोडक्ट्स है, उसका क्या प्राइसिंग है वगैरह सब कुछ। विल शेयर इट टू द ग्रुप एंड देन आप डायरेक्टली मेहुल भैया से कांटेक्ट कर सकते हो एंड ही कैन टेल यू अबाउट द डिटेल्स अबाउट कैसे लेना, क्या करना वगैरह सब कुछ। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट 90% थोड़ा बीमारियां खाने से ही ठीक हो जाएगी। एलोपैथी या डॉक्टर इमरजेंसी के लिए ही रखो तो अच्छा है। करेक्ट, इसके लिए ही हमारा प्रोग्राम लाइफ इज विदाउट मेडिसिन है, बिकॉज मेडिसिन के अंदर ही सिन है। बस उसको थोड़ा एनलाइटन करने के लिए ही मेहुल भैया जैसे मैजिशियन लोग को यहाँ पे लेके गड़बड़ आए ये हैं। हो रही है कि गुरु वहां बैठे हैं और आप मुझसे सुन रहे हैं। नहीं नहीं, नथिंग नथिंग, सबको देखो भाई, सबको सुनना इट इज अ गुड थिंग एंड वी अंडरस्टैंड इट राइट फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। तो वो सबसे नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो वी विल कंटिन्यू द सेशंस, मेहुल भैया से आगे और सेशंस करेंगे, प्रोडक्ट का डिटेल वगैरह भी लेके आएंगे, बट क्वेश्चंस नहीं है। तो वी ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट योर टाइम। अमूल, अच्छा 1-2 क्वेश्चन आए हैं, 1 मिनट है। अमूल का दूध, अमूल के दूध में गाय का तो है ही नहीं ना। अमूल के पास तो होल्स्टीन फ्रीजियन है, और इंडिया में सबसे सबसे पहला स्लॉटर हाउस अमूल ने ही खोला था, जो गोवा में चल रहा है। अमूल अपने मेल बछड़ों को गोवा भेज देता है, वो खुद नहीं काटता, आपको दिखता नहीं है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में ये चलता है। आप किसी भी डेयरी में जाओ, अमूल हो या कोई भी डेयरी में जाओ, देखो वहाँ पे मेल क्यों नहीं दिखते भाई? इंसानों में तो मेल बहुत पैदा होते हैं, फिर जानवरों में नहीं होते क्या? व्हील व्हील किसी ने सुना है? व्हील एक तरह का मीट होता है, वो 3-4 दिन के बच्चे का होता है, और ये गोवा से सप्लाई होता है, और गोवा में सबसे ज्यादा बछड़े अमूल के जाते हैं। और दूध की बात तो भाई, आप अमूल का तो पैकेट में ही ले रहे हो, पाश्चराइज हुआ है, तो विटामिन बी तो उसमें है ही नहीं, सी भी नहीं है। और किस तरह के गायों से लिया है आपने देखा ही नहीं है। लेकिन दूध पीना जरूरी ही नहीं है, ये मेरा कहना है। पीना है तो देसी गाय का, तो दूध रोज रोज पीने वाली चीज नहीं है। अमृत है, अमृत को अमृत जैसा ही पीना होता है। करेक्ट। तो हम ऐसे बहुत सारे सवाल एंड क्वेश्चंस है, जो हम आगे के सेशंस के अंदर भी जानेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम नेहुल भैया एंड देन विल गो फॉरवर्ड एक्चुअली। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ भी जिन आ गया विरुद्ध, कुछ भी बोला हो सुना हो, तो उसके लिए त्रिविदे 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 मिच्छामि दुक्कडम। आपका दिन शुभ दिन हो, संडे लेट इट बी ए ब्यूटीफुल संडे। एंड मेहुल भैया, खूब खूब आपको अनुमोदना और धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय
हम सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया है, एंड विद ऑल एनलाइटमेंट, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपने इतने अच्छे सही तरीके से हमको बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के सेशन में भी हम जुड़ते रहेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है सर। धन्यवाद जय सर। जिनेन्द्र, जय जय शासन। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय